हाय एवरीवन, मैं अक्षय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जावा रिडल्स में। तो भाई आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम सीखेंगे एरेज इन जावा कि एरे क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कल मैंने जब अपनी लेक्चर नंबर 8 की पोस्ट फेसबुक पर डाली तो भाई मुझे उसमें कमेंट्स मिले कि सर आप बहुत ही लेंथी वीडियोस बनाते हो, थोड़ी छोटी बनाया करो। तो यार तुम मतलब ये देखो कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक तुम पढ़े हो, ठीक है। तुमने स्कूल अटेंड किया है 9 से लेकर के 3 बजे तक। तो यार तुम 1 घंटे की या आधे घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। अगर नहीं देख सकते ना तो भाई बुरा मत मानना, मैं यही कहूँगा कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो, ठीक है। एक टॉपिक को अगर तुम आधा घंटा या 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, अगर मैं बात करूँ एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करने की, ठीक है। तो भाई चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एरेज क्या है। और भाई जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले वहाँ जाइए और आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस पर स्विच कीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो भाई एरेज, एरे क्या होता है, ठीक है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। यानी जब भी हमें एक जैसा डाटा को एक जगह पर रखना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? एरे यूज़ करेंगे। एरे प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, अगर हमें उस चीज़ को ग्रुप करके रखना है तब हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, मान लो कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें उनके मार्क्स निकालने हैं या किसी उन सब की एज का एवरेज निकालना है या वेट का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमें पूरी क्लास के वेट का एवरेज निकालना है कि भाई एवरेज वेट क्या है, ठीक है। तो हम सभी स्टूडेंट्स का वेट जो है वो एक एरे में स्टोर कर लेंगे और बाद में उसकी एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो भी सिमिलर टाइप का डाटा होता है उस चीज़ को कलेक्टिवली रखने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं। जो एरे होते हैं भाई वो वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। जैसे वन डायमेंशनल 2D 3D जो आपने सुना है, ठीक है। लेकिन ये 3D तक ही मतलब लिमिट नहीं है, इसके बाद भी आप 4D 5D 6D बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलिए बिना देरी किए हुए सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार कि एरे का सिंटेक्स क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम 1D सिंटेक्स से, यानी वन डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स क्या होगा। तो भाई ये है हमारा वन डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स, उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन का। तो भाई जो ये डाटा टाइप आप देख रहे हो, ठीक है। तो डाटा टाइप क्या बताती है कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो एरे नेम है ये क्या बताता है कि हम अपने एरे को क्या नाम देने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ा रहा था कि भाई जब भी हम एक वेरिएबल को एक नाम देते हैं तो वेरिएबल क्या है? एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज की, ठीक है। एक प्रोग्राम में जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की वो कहलाती है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जब एक मेमोरी को एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है, वही चीज़ है वेरिएबल, ठीक है। कि हमने मेमोरी एड्रेस को एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है एरे नेम, ARR नेम, ठीक है। तो ये है भाई सिर्फ एक डिक्लेरेशन, लेकिन अभी तक इसे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमें जावा में किसी वेरिएबल को या किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? न्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो भाई डाटा टाइप क्या थी यहाँ पर? ये डाटा टाइप ऑफ डाटा द एरे विल होल्ड, ठीक है। कि ये एरे किस टाइप का डाटा होल्ड करके रखने वाला है भाई, वो इंटीजर टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, ठीक है। तो भाई ये एक एग्जांपल है, जैसे मैंने एक एरे बनाया इंट मंथ डेज और मैंने आगे यूज़ किए हैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई एरे को जब बनाते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअल में एक एरे की डिक्लेरेशन है जिसका नाम है मंथ डेज, ठीक है।
अब मैंने मंथ डेज इक्वल्स टू न्यू इंट 12 लिखा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि मैंने यहाँ पर न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने बताया था न्यू ऑपरेटर क्या करता है, एलोकेट्स द एक्चुअल मेमोरी, ठीक है। अब जाकर के इसे मेमोरी के अंदर, इस मंथ डेज को मेमोरी के अंदर स्पेस मिला है, ठीक है। पहले हमारी मेमोरी को पता ही नहीं था कि मंथ डेज नाम से कोई एरे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है, जब तक कि हमने सिर्फ डिक्लेरेशन की थी। जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तभी वहाँ पर उसे मेमोरी असाइन होगी। तो भाई जो मैंने ये इंट 12 लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो 12 लिखा है, वो होता है भाई साइज ऑफ एरे, ठीक है, कि हम अपना जो ये एरे बना रहे हैं इसके अंदर हम कितनी चीज़ें स्टोर करने वाले हैं। तो भाई हम इसके अंदर 12 आइटम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने मंथ डेज लिखा है, यानी हमारे मंथ जो होते हैं वो 12 होते हैं और उनके अंदर कितने डेज होंगे वो मैं इसमें स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके भाई एक अल्टरनेटिव वे भी होती है, जैसे कि ये मैंने जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे डेटा टाइप AR नेम, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स बाद में लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो पहले लगाई हैं, यानी डेटा टाइप के साथ लगाई हैं, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव वे है जिस तरह से हम एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला तरीका जब मैं एरेज को डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि अगर मान लो मुझे एक ही लाइन में मल्टीपल एरेज डिक्लेयर करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सेमीकोलन को हटा करके इसे कोमा बना दूंगा और यहाँ पर मान लो कि मैं एक और एरे बनाता हूँ, सॉरी, एरे नेम, ठीक है। तो मैं इसे सिर्फ इस तरह से लिख दूंगा, तो यहाँ पर मेरा एक और जो एरे नेम है, ठीक है, वो एक और एरे डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर करना होता तो मैं क्या करता कि मुझे फिर से यहाँ पर कोमा लगा करके इस सेमीकोलन को हटाना पड़ता, इसे कोमा बनाना पड़ता और यहाँ पर मैं लिखता एरे नेम और फिर से मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी मैं मल्टीपल एरेस बनाऊंगा एक ही लाइन के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे हर बार स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा उसके नाम के साथ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने डाटा टाइप के साथ ही यूज़ कर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है ये जो आप देख रहे हैं नीचे, कि ये जो तरीका है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हम अपने एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको असाइन कर दे रहे हैं। जैसे जनवरी में 31 डेज होंगे, फेब में 28 डेज होंगे, मार्च में फिर से 31 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे वैल्यूज़ असाइन कर दिया अपने मंथ डेज के एरे को, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो कि जिससे कि हम इंडिविजुअली वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ मंथ डेज और मुझे यहाँ पर इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो भाई जो एरे का इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, ठीक है, और n-1 तक जाता है। यानी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर मैंने साइज़ लिया है 12, तो इसकी जो रेंज होगी, इंडेक्स की रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर के 12-1 यानी 11 तक, ठीक है। यानी जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एरे ऑफ 0, ठीक है, ये देगा भाई मेरा फर्स्ट एलिमेंट। और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एरे ऑफ 11, ये होगा भाई मेरा 12th एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडेक्स का यूज़ करके अपने एरे को एक्सेस कर सकते हैं उसमें, या मतलब उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मुझे मान लो कि इस तरह से अपने एरे को वैल्यूज असाइन नहीं करनी है और मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मान लो कि मैं 0 पर कोई चीज़ स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूँगा और इक्वल टू करके यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं इसे वैल्यूज़ असाइन कर दूँगा, जैसे कि 31, ठीक है। तो भाई ये भी वही काम करेगा जो यहाँ पर इसने किया है, ठीक है। ये 31 को स्टोर कर देगा मंथ डेज के 0th इंडेक्स पर, यानी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बना देगा।
ठीक है। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते करते अपना मंथ डेज एट 11th इंडेक्स तक अपनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो भाई मैं एक बार ये सब क्लियर कर देता हूँ। मैं पहली बार प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ कि किस तरह से इसे यूज़ किया जा सकता है, ताकि मैं वीडियोस को थोड़ी सी शॉर्ट बना सकूँ। तो भाई आगे चलते हैं आप। So when we assign memory to array using new operator, Java by default assign all elements with the data types default value, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम जब भी एक array को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या उसे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके उसे जब मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो सभी एरे के एलिमेंट्स डिफॉल्ट उस डेटा टाइप की, जिस डेटा टाइप का हमने एरे बनाया है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं। मान लो कि हमने इंट टाइप का एरे बनाया था जैसे पीछे, तो इंट टाइप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0, तो सारे के सारे एलिमेंट्स उस एरे के 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर बूल होता तो फॉल्स से असाइन हो जाते, अगर स्ट्रिंग होता या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस होती तो नल से डिफाइन हो जाते, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली है। इसके बाद भाई हम बात करते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई यूजिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। और सिंटेक्स क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लो मुझे एक इंट वेरिएबल बनाया मैंने डेज इन मार्च, कि भाई मार्च में कितने दिन होंगे, उसकी वैल्यू मैं एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मंथ डेज के सेकंड इंडेक्स से, ठीक है, सेकंड इंडेक्स यानी थर्ड एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि 0 से n-1 तक जाता है, तो सेकंड इंडेक्स से मैं वैल्यू निकालूंगा जो कि मार्च के नंबर ऑफ डेज होंगे, ठीक है, वो हमारे डेज इन मार्च में स्टोर हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो जावा है वो रन टाइम पर चेक करता है कि डेट ऑल एरे इंडेक्सेस आर इन करेक्ट रेंज, ठीक है, कि जितने भी एरे इंडेक्स हैं वो सही रेंज में हमने अपने प्रोग्राम में दिए हैं या नहीं। अगर मान लो जैसे अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड पर कि भाई जो एरे की रेंज होती है वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर उसकी रेंज से बाहर का कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे कि मान लो 12, ठीक है, जो कि आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, तो भाई जावा जो है वो रन टाइम पर एरर थ्रो करेगी, क्या कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, कि भाई ये जो है आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स नंबर है और उसे उस इंडेक्स के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, वो इंडेक्स ही नहीं मिलेगा, तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगी। तो भाई चलिए देखते हैं अब एरेज को मेमोरी के अंदर, कि जब हम एरेज बनाते हैं, ठीक है, एरे बनाते हैं तो वो मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो भाई मान लो कि ये एक मेमोरी है जिसको मैंने मेमोरी एड्रेसेस दिए हैं 200 से लेकर के 212 तक, ठीक है, यानी मेरी मेमोरी के अंदर हर एक बाइट का अपना एक मेमोरी एड्रेस है, जो कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अगर मान लो कि मेरे पास एक 512 MB की मेमोरी है और उसमें से 12 बाइट्स जो हैं उनको कोई भी मेमोरी एड्रेस एलोकेट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं ज़िंदगी में कभी भी उन 12 बाइट्स को यूज़ कर पाऊँगा? नहीं। तो भाई मेमोरी के अंदर हर बाइट का अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, जिस मेमोरी एड्रेस के थ्रू हम उस लोकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, उसमें कोई चीज़ स्टोर कर पाते हैं। तो इसी तरह से भाई मैंने ये कुछ एड्रेसेस लिए हैं जो कि हाइपोथेटिकल हैं। एक्चुअल में जो मेमोरी एड्रेस का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे 32 बिट आर्किटेक्चर है या 64 बिट आर्किटेक्चर है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा मेमोरी एड्रेस का साइज़। तो भाई ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ले दिए, ठीक है। तो भाई अब मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ उस चीज़ पर फोकस करो, कि मैंने अभी एक एरे बनाया था जो कि इंटीजर टाइप का था, मंथ डेज, और उसकी 0th लोकेशन पर मैंने एक आइटम स्टोर किया था, एक इंटीजर स्टोर किया था 31, कि जनवरी में 31 डेज होते हैं। यहाँ पर 31 की कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि ये एक इंटीजर टाइप का एरे था, ठीक है। तो भाई जो इंटीजर होता है वो लेता है 4 बाइट्स, ठीक है, कितनी लेता है? 4 बाइट्स। तो भाई जब ये 31 जो है, ठीक है, या ये कहो कि जो भी इंटीजर
इस लोकेशन पर है 0th इंडेक्स पर, वो जब मेमोरी में जाएगा तो वो कितना स्पेस लेगा? ऑफ कोर्स 4 बाइट लेगा। यानी ये स्पेस 201 से लेकर के भाई पूरा 204 तक ये सारा स्पेस जो होगा वो क्या लेगा? ये मंथ डेज लेगा। ठीक है, ये 0th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट स्टोर होगा वो लेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी, मान लो 0 की जगह 1 हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 28, ठीक है, मंथ डेज है, ये कहाँ पर स्टोर होगा भाई? अगली 4, ये 208 तक अगली 4 बाइट क्या ले लेगा भाई? हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, वो ले लेगा। तो भाई इस तरह से हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है, और ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर ही स्टोर होता है। ठीक है, जो एरे होता है वो हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। तो भाई जो ये 200 है, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा बेस एड्रेस। ठीक है, और जो लास्ट एड्रेस होगा, सिर्फ हमारा बेस एड्रेस हमें पता होने से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई हमारा जो लास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि भाई ये जो मेरा मंथ डेज था इसका साइज था 12, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का था, तो 12 इंटू 4 यानी टोटल 48 बाइट्स लगेंगी इस एरे को स्टोर करने के लिए। और बेस एड्रेस मुझे पता है कि भाई 200 है, तो जो लास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा? 200 प्लस 48 यानी 248 जो होगा वो हमारा लास्ट एड्रेस होगा। तो इतना साइज ये मेमोरी में लेगा स्टोर करने के लिए हमारे सारे का सारा डाटा। ठीक है, इस पूरे एरे में जो भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए। तो भाई अगर ये जो 21 है, सॉरी 31 है या 28 है, क्या ये इतना बड़ा डाटा है कि जिसके लिए हमें इंटीजर टाइप का एरे बनाना पड़े? नहीं भाई, ये सारी चीज़ें हम बाइट वाले एरे में भी तो स्टोर कर सकते हैं ना। बाइट की रेंज होती है भाई -128 से लेकर के 127 तक, ये सारा डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यही चीज़ बाइट एरे के थ्रू करता तो क्या होता है कि मेरा बेस एड्रेस तो मान लो कि फिर से 200 ही है, और जो लास्ट एड्रेस होता वो क्या होता? 212 सिर्फ। ठीक है, यानी 212 तक ये सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाता। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, मतलब थोड़ा ध्यान देना है कि जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, जब तुम्हें पता हो कि भाई इस मंथ डेज का जो डाटा है वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा बाइट की रेंज को, कि भाई मंथ डेज में हमें पता है कि 31 से ज़्यादा दिन किसी भी महीने में नहीं होते हैं। ठीक है, ये श्योर है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसके लिए भी मैं अगर जो इंटीजर टाइप का एरे बना देता हूँ तो भाई इसका मतलब है मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरा मतलब था ये चीज़ आपको समझाने के लिए वो ये था कि भाई वैसे तो जावा में हमारे पास ऐसी कोई भी पॉसिबल वे नहीं है जिसके थ्रू हम मेमोरी एड्रेस निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि जावा जो है वो पॉइंटर्स यूज़ नहीं करता है। ठीक है, देयर इज़ नो वे टू गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, लेकिन जो बच्चे सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आए हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। तो भाई जो सी और सी प्लस प्लस से आए हैं वहाँ पर हम मेमोरी एड्रेस जो निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं कि मान लो कि मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है *ptr। ठीक है, तो उसे जब मैं ये एड्रेस ऑफ होता है, जो ये ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है एड्रेस ऑफ। ठीक है, और ये है मेरा मंथ डेज का एरे। ठीक है, तो अगर मैं मंथ डेज का जो एड्रेस निकालूंगा ना तो ये भाई बेस एड्रेस रिटर्न करेगा जो कि हमारी इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस *ptr में बेस एड्रेस है मान लो कि 200, ठीक है, हमारे केस में जो था वो 200 था, तो अगर यहाँ पर 200 स्टोर हो गया है तो भाई अब मैं सिर्फ इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके पूरे एरे को ट्रेवर्स कर सकता हूँ। राइट, ये चीज़ जो थी ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, कि हम डायरेक्टली सी और सी प्लस प्लस में हार्डवेयर के साथ खेल सकते हैं, हम एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन तक जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा होता है ना कि भाई जब हमें हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करनी पड़े तो सी और सी प्लस प्लस आज भी बेस्ट हैं। ठीक है, उस चीज़ को प्रोग्राम करने के लिए, जावा नहीं। ठीक है, लेकिन जावा सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, पॉइंटर्स की वजह से सी और सी प्लस प्लस उतनी सिक्योर नहीं है जितनी कि जावा सिक्योर है।
तो भाई अगर मान लो कि चलो एक बार थोड़ी सी और सी प्लस प्लस की बात अब छेड़ दिया तो कर ही लेते हैं कि अगर मान लो कि मुझे अब नेक्स्ट एड्रेस सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो भाई मैं अपने स्टार पीटीआर को अगर जो इंक्रीमेंट कर दूंगा 4 से, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा मंथ डेज है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो अगर मैं इसे 4 से इंक्रीमेंट कर दूंगा तो क्या इस पीटीआर की जो लोकेशन है, जो पॉइंटर है, वो इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भी यहाँ पर मेरा क्या स्टोर होगा, यहाँ पर मेरा स्टोर होगा नेक्स्ट एलिमेंट, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो सिर्फ पॉइंटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके के मैं पूरी की पूरी मेमोरी को चेक कर सकता हूँ, इवन आफ्टर जहाँ तक मेरा एरे ख़त्म होता है उसके बाद भी, उसके बाद क्या स्टोर है मेमोरी में वो भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसे जितनी भी मेमोरी एलोकेट है, ठीक है, अब मान लो कि मैंने कहीं पर कोई एड्रेस निकाल लिया मेमोरी का 212, ठीक है, मैंने देख लिया कि भाई ठीक है यहाँ पर मेरा एरे है, उस एरे के बाद क्या स्टोर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरे पास एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, और इसे मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके उस नेक्स्ट मेमोरी जो जहाँ पर कुछ और डाटा स्टोर है, हो सकता है कि वो मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड ना भी हो, ठीक है, वो मेरा कोई पर्सनल डाटा हो, ठीक है, तो मैं अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके इस मेमोरी एड्रेस को भी रीड कर सकता हूँ ना, और यहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई क्या डाटा स्टोर है। तो इसीलिए जो पॉइंटर्स थे वो क्या है, अनसेफ हैं, ठीक है, वो अनसेफ हैं। तो भाई ये एक बस मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि एक्चुअल में जो एरे है वो मेमोरी के अंदर किस तरह से काम करता है, और क्योंकि मेमोरी जो है वो जो एरे है वो कंटिन्यूस लोकेशन लेता है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारा जो डाटा है वो किस टाइप का है, और अकॉर्डिंगली हमें उसके लिए डाटा टाइप लेनी पड़ती है ताकि हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं, मैं एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ जो भी ये मैंने लिखा है। तो भाई मान लो कि यहाँ पर मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ पर मैंने ये 3 वेरिएबल बनाए हैं, इंट ए, इंट बी और मंथ डेज का एरे। ठीक है, अब यही चीज़ जावा में किस तरह से होती है, जावा में जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होती है, तो हमारा जो JVM है वो किस तरह से इनके एड्रेसेस को और इनको जो मेमोरी एलोकेट करता है वो किस तरह से करता है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई ये है मेरी स्टैक, ठीक है, तो जावा का जो JVM है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन जो है वो हमारे इस इंट ए, जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें वो स्टैक में स्टोर करता है, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये कहाँ पर जाएंगे भाई, ये स्टैक में जाएंगे। ठीक है, वो स्टैक में स्टोर करता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एक इक्वल्स टू 10 यहाँ जाएगा, बी इक्वल्स टू 20 यहाँ जाएगा, और ये क्या है, ये भी एक लोकल वेरिएबल ही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, सिर्फ मंथ डेज क्या है भाई, सिर्फ इस एरे के लिए एक रेफरेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी रेफरेंस को स्टोर करेगा यहाँ पर स्टैक के अंदर, वो पूरा एरे नहीं बना देगा ये, यानी जो मैंने 12 साइज लिया था ये पूरा का पूरा 12 जो है पूरे के पूरे जो 12 एलिमेंट्स है वो स्टैक के अंदर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उस एरे की रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं मुझे अभी दिमाग में आई है, तो अगर मान लो कि इसके आगे कोई मेरा फंक्शन कॉल भी होता, ठीक है, फंक्शन कॉल होती, कोई फंक्शन कॉल होती, तो भाई जब कोई फंक्शन कॉल होती है तो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होता है हमारी कोड में किसी और लोकेशन पर। ठीक है, तो भाई जब वो फंक्शन कॉल हो गया और एग्जीक्यूट हो गया पूरा, तो वापस से वो उसी स्टेटमेंट पर आता है जहाँ से कि फंक्शन कॉल हुआ था, राइट। तो भाई किस तरह से उसे पता लगता है कि वापस उसे कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारी स्टैक यूज़ होती है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होती है ना, तो भाई जो फंक्शन कॉल का जो भी रिटर्न एड्रेस होता है, ठीक है, जो भी रिटर्न एड्रेस होता है वो हमारी स्टैक में स्टोर होता है। ठीक है, और जब वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो वापस से टॉप से ये
रिटर्न एड्रेस जो है ये निकाल लिया जाता है और वापस से वहीं से फिर एग्जीक्यूशन आगे बढ़ती है जहाँ से कि कॉल हुई थी, राइट। तो उसके लिए भी हमारी स्टैक जो है वो काम आती है। तो भाई अब होगा क्या कि जो ये मंथ डेज की रेफरेंस है, ठीक है, एक्चुअल में जो मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, हमारे इस एरे को, वो कहाँ एलोकेट होगी, वो होगी हमारी हीप के अंदर, ठीक है, हीप के अंदर। तो हीप में हमारा ये पूरा का पूरा जो डाटा है, ठीक है, वो स्टोर होगा कि मंथ डेज 0 पे क्या है, मंथ डेज 1 पे क्या है, 2 पे क्या है। तो पूरा के पूरे जो 12 एलिमेंट्स हैं वो हीप में असाइन होंगे, ठीक है, ना कि स्टैक में। स्टैक में सिर्फ रेफरेंस होगी जो कि हीप को पॉइंट कर रही होगी। तो इस तरह से JVM जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट्स को कह लो या फिर ये कह लो कि जब भी हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ, चाहे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, चाहे किसी की रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, आप सिंपल तरीके से अगर याद रखना चाहे तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी हम न्यू का यूज़ करेंगे तो हमारी जो मेमोरी एलोकेट होगी ना वो हीप के अंदर होगी, स्टैक के अंदर कभी नहीं होगी। स्टैक के अंदर सिर्फ उसकी रेफरेंस स्टोर होगी, ठीक है, जो कि हीप के अंदर जो एड्रेस है वो स्टोर करके रखेगी कि भाई इस रेफरेंस का डाटा हीप के अंदर किस एड्रेस पर स्टोर है, ठीक है, वो यहाँ पर होल्ड करके रखेगी स्टैक के अंदर। अब जब सारी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी तो सिर्फ ये जो रेफरेंस है ये रिमूव होगी स्टैक से, ये फ्री नहीं होगी भाई। ये जो है ये फिर भी यहीं पे पड़े रहेंगे, ये फ्री नहीं होंगे। ये चीज़ याद रखना कि सिर्फ ये रेफरेंस डिलीट होती है, ठीक है। जब मान लो कि ये जो मेरा मेन था ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड है मेन। अगर मान लो कि कोई फंक्शन होता और उसके अंदर ये एरे होता तो क्या होता है कि वो फंक्शन ख़त्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस जो है वो डिलीट हो जाती। ये जो डाटा है ये हीप के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता, ठीक है। ये कब डिलीट होगा, जब हमारा गार्बेज कलेक्टर आएगा, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर का यही काम है कि भाई यहाँ पर जो डाटा स्टोर है ना, अगर उसे किसी चीज़ की रेफरेंस नहीं मिलती है स्टैक के अंदर तो वो उस चीज़ को हीप के अंदर से डिलीट कर देता है, ठीक है। तो भाई ये काम है गार्बेज कलेक्टर का कि इस मेमोरी को फ्री करे, ठीक है, जो कि C और C++ में हमें खुद से करनी पड़ती थी फ्री मेथड का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये काम जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है वो अपने आप कर लेता है। तो इस तरह से भाई हमारा सारा काम चलता है एरेज का। तो आई थिंक आपको एरे क्लियर हुआ होगा कि एरे किस तरह से काम करता है, क्या उसका सिंटेक्स होता है, किस तरह से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं और मेमोरी में वो किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो भाई चलिए इसको एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो भाई ये मैंने प्रोग्राम पहले से लिख करके रखा हुआ है, तो मैं एक बार इसे पहले एग्जीक्यूट कर देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है। तो भाई मैंने अपना प्रोग्राम रन किया और इसने मुझे जो आउटपुट दिया वो दिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताई हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये थी और असाइन वैल्यूज़ ये हैं। और मैंने एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करके दिखाया है, जैसे कि अगस्त मंथ में 31 डेज़ हैं। तो भाई मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर वही किया, इंट नाम का एक इंट टाइप का एक मंथ डेज एरे बनाया, लेकिन यहाँ पर इसे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। जब मैंने न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया तब इसे जा कर के मेमोरी एलोकेट हुई है। अभी इस कमेंट पार्ट पर ध्यान मत देना, ठीक है। उसके बाद मैंने सिस आउट किया डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, यानी पूरे के पूरे मंथ डेज एरे को मैंने प्रिंट कराया। यह भी एक क्लास है एरेस, ठीक है, जिसका यूज़ करके मैंने पूरे एरे को प्रिंट कराया है। इसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इस फिलहाल के लिए सिर्फ ये याद रखो कि एरे स्टोर टू स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो एरे डॉट टू स्ट्रिंग करके मैंने इसका जो डाटा था उसे एक सिंगल स्ट्रिंग में ला करके यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं, 0। मैंने सिर्फ न्यू से मेमोरी एलोकेट कराई है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो इसने क्या किया, क्योंकि हमारा जो एरे था वो इंटीजर टाइप का था, उसके सारे के सारे जो वैल्यूज़ थी वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दी, जो कि थी 0। अब मैंने आगे क्या किया है कि उस
एरे के हर एक इंडेक्स को उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज असाइन कर दिए हैं। जैसे 0th इंडेक्स पर मुझे जनवरी सेव करना था, तो उस जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, मैंने स्टोर कर दिया। सिमिलरली मैंने पूरे 12 महीने के लिए इस तरह से कर दिया। तो आप रेंज जो देख पा रहे हैं वो देख पा रहे होंगे कि जो रेंज है वो 0 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, यानी हमारा जो एरे का इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 12-1 यानी n-1 पर। ठीक है, उसके बाद जब मैंने सेम चीज़ प्रिंट कराई एरेस डॉट टू स्ट्रिंग मंथ डेज, जो कि मैंने यहाँ पर कराई थी, तो यहाँ पर इस बार उसने मुझे असाइन वैल्यूज़ दिए हैं, क्योंकि इस बार मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दिए हैं। जब मैं यहाँ पर जब मेरी ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ उस वक्त तक सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने असाइन कर दी थी, तो मुझे असाइन वैल्यूज़ मिली। और अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना था तो मैंने इंडेक्स का यूज़ करके उसे एक्सेस किया। तो जो 7 इंडेक्स है उस पर मेरा कौन सा मंथ स्टोर होगा, 8 मंथ। और 8 मंथ क्या है हमारा, अगस्त। तो अगस्त में कितने दिन होंगे वो उसने मुझे दे दिया है कि भाई यहाँ पर अगस्त में 31 डेज होंगे। तो आई थिंक आपको ये जो लाइन ऑफ कोड थे ये समझ में आया होगा। तो भाई जो मैंने कमेंट की हुई थी अभी मैं उसे अनकमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। हाँ, जो मैं आपको स्लाइड्स पर समझा रहा था कि हमारे पास अल्टरनेटिव वे है। ठीक है, कि हमें ये सारा काम ना करना पड़े। ठीक है, मैंने इसे कमेंट कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ मंथ डेज को जब मैं डिक्लेयर कर रहा था उसी टाइम पर मैंने सारे के सारे जो वैल्यूज़ थी वो भी असाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो भी आपको क्या मिलेंगी, असाइंड वैल्यूज़ ही मिलेंगी। यहाँ पर इस बार आपको मंथ डेज जो है वो 0 नहीं मिलने वाला है अगर मैं इसे रन करूँ तो भाई मैंने रन किया इसे, तो आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में भी असाइंड वैल्यूज़ आई हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो वैल्यूज़ थी वो असाइंड हो चुकी थी। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कभी गई नहीं। ठीक है, और यहाँ पर फिर से वही स्टेटमेंट है, असाइंड वैल्यूज़ और अगस्त में कितने दिन होते हैं वो चीज़। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर रही होगी। इसके बाद ठीक है, इसके बाद भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ये। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ 12th इंडेक्स को। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो जावा का रन टाइम होता है वो चेक करता है कि हमारे सारे इंडेक्सेस विद इन द बाउंड है या नहीं। ठीक है, अगर उसके बाउंड से बाहर चला जाएगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई इसने एक्सेप्शन थ्रो की है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, कि भाई जो एरे का इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड है। ठीक है, यानी जो बाउंड था वो कहाँ तक था, 0 से 11 तक की रेंज थी हमारे इस एरे की, लेकिन ये हम 12th एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो भाई ऑफ कोर्स ये हमें एक्सेप्शन देगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जावा जो है रन टाइम पर वो इस चीज़ को चेक करती है कि हमारे सभी इंडेक्स जो हमने प्रोग्राम में यूज़ किए हैं वो विद इन द बाउंड है या नहीं। ठीक है भाई, आ गया मल्टी डायमेंशनल एरे। तो भाई मल्टी डायमेंशनल एरे समझा देता हूँ मैं, फिर आपको मैं इस प्रोग्राम पर फिर से लेकर के आता हूँ। तो भाई मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं, 4D 5D कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एरेज ऑफ एरेज। ठीक है, यानी एरे के भी एरे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मान लो कि ये हमारा 2D एरे है। ठीक है, ये उसका सिंटेक्स है। तो भाई जब हम एक 1 डायमेंशनल एरे बनाया था तो हमने एक सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। अब हम 2D बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें 2 सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है एक 2D एरे बनाया है 8 बाय 8 का, यानी 8 रोज होंगी, 8 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिनोट करती है रोज को, और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिनोट करती है भाई कॉलम्स को। ठीक है, तो भाई ये जो मेरा एरे बनेगा ये कैसा बनेगा, 8 बाय 8 का। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई वो है एक चेस बोर्ड। तो यहाँ पर आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा पहले
कि मैंने जो एरे का नाम दिया था वो दिया था चेस बोर्ड। तो जो चेस बोर्ड होता है वो हमारा 8 बाई 8 का ही होता है, इसीलिए मैंने जो एरे है वो इसी तरह से बना है 8 बाई 8 का, ठीक है, ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। तो अब अगर भाई मुझे मान लो कि इस फर्स्ट लोकेशन को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, जैसे हम वहाँ पर करते थे सेम वैसे ही, ठीक है, कि मैं अपना चेस बोर्ड यानी जो रेफरेंस नाम है, ठीक है, वो लिखूँगा और फिर वहाँ पर लिखूँगा जैसे हम इंडेक्स देते थे वहाँ पर, यहाँ पर भी सेम वैसे ही इंडेक्स देंगे कि भाई 0th रो 0th कॉलम, ठीक है, यानी ये 0th और ये 0th, यानी 0th रो और 0th कॉलम पर जो चीज़ स्टोर होगी वो मुझे मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई किसी भी चीज़ को 2D एरे में जब हमें कोई डाटा एक्सेस करना होता है तो हम इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इसे एक्सेस करना होगा तो क्या यूज़ करूँगा 0 1, ठीक है, 0th रो फर्स्ट कॉलम, ये 0th रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेवन्थ कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ इन सभी को। अभी आप देख रहे होंगे ये मैंने कॉलम के आगे एक स्टार लगाया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई जो हमारा रो होता है ना, ये रो, ये होता है भाई मैंडेटरी, ठीक है, ये है मैंडेटरी, यानी मुझे यहाँ पर साइज देना पड़ेगा, लेकिन जो कॉलम है ना भाई वो जो है वो मेरा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो मेरा ऑप्शनल है, इसे मैं चाहूँ तो बाद में जब मेमोरी असाइन होगी तब दे सकता हूँ, ठीक है, जब मैं दूसरे एरेस बनाऊँगा। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया इरेगुलर एरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक 2 डायमेंशनल एरे है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ रोज़ का साइज़ दिया है, ठीक है, कि कितनी रोज़ होंगी, लेकिन कॉलम का साइज़ नहीं दिया है, ठीक है। तो कॉलम का साइज़ मैं इंडिविजुअली दे सकता हूँ हर एरे का, ठीक है, हर एरे का मतलब ये सिर्फ आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक ही एरे है, ठीक है, नहीं, ये एक एरे नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होते हैं वो क्या है, होते हैं एरेज ऑफ एरेज, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेंगे, तीन 1 डायमेंशनल एरे होंगे, ठीक है। अब वही सीधी सी बात है, मल्टी डायमेंशनल कब बनती है, जब कोई 2D चीज़ के ऊपर बार बार से एक फिर से कोई 2D चीज़ रख दी जाए, ठीक है, फिर से कुछ 2D चीज़ रख दी जाए, तभी वो चीज़ जो है 3 डायमेंशनल बनती है, यानी तभी उस चीज़ में एक तीसरा फैक्टर आ जाता है जो कि Z इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। Z इंडेक्स कब आएगा, जब हम किसी भी जैसे कि मान लो एक कागज है, उस कागज के ऊपर मैंने फिर से एक कागज रखा, फिर से एक कागज रखा, फिर से एक, तो पूरी एक पाइल ऑफ शीट्स बन जाएगी, ठीक है। तो उस पाइल ऑफ शीट की कुछ ना कुछ हाइट बन जाएगी, तब वो चीज़ 3D बनती है, जब हम 2D को बार बार उसी के ऊपर रखते चले जाते हैं। तो सेम केस है यहाँ पर इस 2D एरे में, कि यहाँ पर क्या है, ये 2D जो एरे है इसमें क्या है, 3 1 डायमेंशनल एरे हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, तब जाकर के ये एक 3D मतलब ये 2D एरे बना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आगे चलूँ तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फर्स्ट जो मेरा जो फर्स्ट एरे है, ठीक है, उसे मैं दे सकता हूँ कि भाई इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, अगले में 2 कॉलम है और उससे अगले में 3 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये एक इरेगुलर एरे बना दिया। तो भाई ये इरेगुलर एरे अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊँ तो ये कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई जो हमारा इरेगुलर एरे होगा ये इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एरे होगा उसमें सिर्फ एक रो होगी, एक कॉलम होगा, जो सेकंड एरे होगा उसमें क्या होगा, एक रो होगी लेकिन 2 कॉलम होंगे, ठीक है, और जो थर्ड एरे होगा उसमें क्या होगा, एक ही रो होगी लेकिन 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक स्टेयर केस जैसा बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ठीक है, उसकी वजह से ये एक स्टेयर केस जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मल्टी डायमेंशनल में 2D एरे। तो भाई आगे चलते हैं और एक बार 3D एरे को भी देख लेते हैं। तो भाई 3D एरे का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, ठीक है।
वहाँ पर अब 1D एरे में हमने क्या किया था, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की थी, 2D में 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की थी और 3D में हम 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें तीनों का साइज़ देना पड़ेगा भाई। ठीक है, कि जैसे ये 4 दे दिया मैंने, 2 दे दिया, 4 दे दिया। अभी अभी मैंने बताया था कि भाई जो पहला जो चीज़ होती है वो डिफाइन करता है कि हमारे पास टोटल कितने एरे होने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं वो क्या है, एरेज ऑफ एरेज हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कार पार्किंग का। ठीक है, तो भाई ये है मेरी कार पार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि 4 1 2 3 4 4 फ्लोर हैं। ठीक है, क्या है, 4 फ्लोर है जहाँ जो मेरी ये पार्किंग है इसमें। तो उस नंबर ऑफ फ्लोर के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि भाई मेरे पास 4 एरे होंगे। ठीक है, 4 2D एरे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 2D एरे हैं। एक एरे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे बताया कि हर एरे में, हर 2D एरे में 2 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं, पहली रो ये है और दूसरी रो ये है। ठीक है, और इसके अंदर 4 कॉलम है, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस पूरी पार्किंग को बना दिया। ठीक है, मैंने एक 3D एरे के थ्रू इस पूरी पार्किंग को बना दिया है कि जिसके अंदर 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे 2 रोज हैं और हर और 4 कॉलम है। ठीक है, 2 रोज 4 कॉलम, यानी हर फ्लोर पे 8 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई होगी। तो भाई जो फर्स्ट चीज़ है वो डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ फ्लोर्स को, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड जो साइज़ है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और जो थर्ड है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो भाई 3D एरे को हम बोल सकते हैं एरेज ऑफ एरेज ऑफ एरेज। ठीक है, या फिर हम एरेज ऑफ एरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस लास्ट वाले को हटा सकते हैं, तब हमें बोलना पड़ेगा एरेज ऑफ एरेज। लेकिन यहाँ पर उस वक्त ये जो एरे होंगे ये 2D एरे होंगे। अगर तीनों को बोलना है तो ये यहाँ पर ये 1D एरे होंगे। ठीक है, कि भाई ये एक 1D एरे है, ये 1D एरे है। ठीक है, और ये भी एक 1D एरे है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो भाई सिर्फ बात करने के ऊपर है, लेकिन इसका हमारी जावा लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। जब बस आपको ये चीज़ याद रखनी होती है कि जो ये 3D एरे होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। ठीक है, अगर हम स्पेस के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है 3D एरे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार 3D एरे में सारे की सारी चीज़ें सारी की सारी जो लोकेशंस है वो फिल हों। ठीक है, क्योंकि एरे का साइज़ अगर एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम सारा का सारा हमारा एरे किसी ना किसी वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा तो वो मेमोरीज जो है वो वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही रेयरली। 2D एरे भी मैंने मतलब अभी तक इतना यूज़ नहीं किया है। 3D एरे तो भाई आज मुझे 3 साल हो गए हैं IT इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन मैंने आज तक 3D एरे का यूज़ नहीं किया है। 2D एरे का फिर भी किया है, लेकिन 3D एरे का कभी नहीं किया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो भाई मैंने इसको आपको समझाने के लिए इस इमेज को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो भाई जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 4 कॉलम है, 2 रोज हैं और जिसकी हाइट जो है वो भी 4 है। ठीक है, जिसके अंदर 4 फ्लोर है। ठीक है, और भाई तो ये जो कार देख रहे हैं जो मैंने यहाँ हाईलाइट की हुई है येलो से, और इसके अंदर मैंने एक डॉट दी हुई है रेड कलर की। ठीक है, ये इस कार की लोकेशन है। तो इस कार की लोकेशन क्या होगी भाई, इस सेकंड फ्लोर। ठीक है, कौन से, सॉरी थर्ड फ्लोर, यहाँ पर इंडेक्स होता है ये। ठीक है, तो थर्ड फ्लोर पर, ठीक है, जिसका इंडेक्स होगा 2, क्योंकि हमारे एरे के इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, तो ये 0th इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, कि भाई थर्ड फ्लोर पर, ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, थर्ड फ्लोर पर फर्स्ट रो में। ठीक है, फर्स्ट रो यानी 0th इंडेक्स के फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, ये जो फर्स्ट
ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ही मेरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, यानी 0th इंडेक्स पर। तो इस तरह से हमने इस गाड़ी की लोकेशन पता कर ली, तो इस तरह से हम अपनी गाड़ी को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया एक चीज़, हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप इससे कंफ्यूज मत करना कि ये x होगा, ये जो फर्स्ट चीज़ है ये x होगी, ये y होगी, ये z होगी, नहीं। मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत सारे बच्चे 3D एरे को इस चीज़ से कंफ्यूज कर देते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बस आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो पहला जो चीज़ होती है ना, वो होती है भाई हमारी कि कितने नंबर ऑफ एरेज होंगे हमारे, कितने नंबर ऑफ 2D एरे होंगे हमारे इस 3D एरे में, ठीक है। वो चीज़ डिफाइन करता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अगर ये मान लो ये हो जाता कि मैं कंसीडर करूँ कि ये एक्स वाई जेड है, तो भाई एक्स एक्सिस क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो भाई एक्स एक्सिस 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिया है 2 यानी थर्ड, ठीक है। तो 2 इंडेक्स तो ये होता ना भाई, ये वाला, ठीक है, ये होता एक्स एक्सिस पर। फिर मैं कहता हूँ ज़ीरोथ रो, तो ज़ीरोथ रो कौन सी होती, ये होता हमारा वाई एक्सिस, तो ये होती भाई ज़ीरोथ रो, ठीक है। और फिर ज़ीरोथ कॉलम, तो ज़ीरोथ कॉलम कौन सा होता, ये होता भाई ज़ीरोथ कॉलम, ठीक है। जेड एक्सिस में ये हमारा जेड एक्सिस है ना, ये ज़ीरोथ कॉलम है। तो मेरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी होती, ठीक है। लेकिन क्या इस तस्वीर को देख कर के आप कह सकते हैं कि जो मेरी गाड़ी है वो कहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर, यानी ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी है मेरी गाड़ी? नहीं भाई, मेरी गाड़ी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं खड़ी है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि भाई ये जो हमारे होते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं, नहीं, ठीक है। ये जो फर्स्ट चीज़ है वो हमें बताती है कि हमारे पास, अगर मैं 3D एरे की बात करूं, कि इसके अंदर कितने और 2D एरेज हैं, ठीक है, और हर एक 2D एरे के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये चीज़ डिफाइन करता है हमारा 3D एरे। तो आई थिंक आपको मल्टी डायमेंशनल एरे अब पूरी तरह से क्लियर होगा, और ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई जो 3D एरे होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो भाई स्विच करते हैं फिर से अपने प्रोग्राम पर, और प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं एक्सप्लेन करते वक्त काफ़ी चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ओके, तो भाई मैं इस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ अपना मल्टी डायमेंशनल एरे को। ओके, यहाँ तक ठीक है। मैंने इसे अनकमेंट कर दिया है। तो भाई मैं इस प्रोग्राम को एक बार चलाता हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना प्रोग्राम चलाया और आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मेरा 2D एरे है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से वैल्यूज़ असाइन हुई हैं। तो भाई 2D एरे को भी हम, जैसे हमने ऊपर 1D एरे में वैल्यूज़ असाइन की थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो उसी तरह से हम 2D एरे को भी हम इस तरह से वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। और सॉरी, वेट अ मिनट, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, इसने एक्चुअली 2 बार वैल्यूज़ असाइन कर दिए हैं। ठीक है, मैंने फिर से प्रोग्राम रन किया कुछ कोड कमेंट करके, और फिर से मुझे सेम आउटपुट मिले। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि हम जो है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी 2D एरे में वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे यहाँ डाल दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। या फिर अगर मैं इसका यूज़ ना करके अपने इस 2D एरे को
तो भाई ये मैंने एक एरे बना दिया है फिर से भाई, जिसका मैंने नीचे यूज़ किया है। तो भाई ऐसे इनिशियलाइज ना करके मैं अपने एरे को डायनेमिकली वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले मैं इटरेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज पे, फिर इटरेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स पर। ये फॉर लूप है, ठीक है। तो भाई जिनको भी प्रीवियस नॉलेज है उन्हें पता होगा कि फॉर लूप कैसे काम करती है, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रीवियस प्रोग्रामिंग नॉलेज हो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो है वो बिगिनर्स के लिए, नहीं भाई, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जिन्हें प्रोग्रामिंग नॉलेज है और जो CSIT के बैकग्राउंड के हैं, जो बाकी की चीज़ें भी समझ सकते हैं, जो मैं बीच में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट होती है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो भाई ये हमारी फॉर लूप है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एरे के अंदर जो वैल्यूज़ है वो डायनेमिकली असाइन किए हुए हैं। केक की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट किया है, जिसे मैं बार बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगर मैं फिर से अपने प्रोग्राम को रन करूँगा यहाँ पर, तो ये फिर से बताएगा, फिर से सेम आउटपुट देगा 1 2 3 4, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसका मोटिव आपको, मुझे ये प्रोग्रामिंग सिंटेक्स सिखाना नहीं है। सिंटेक्स हर किसी ने सिखाए हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। मेरा मोटिव है कि मैं एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि भाई ये चीज़ें एक्चुअल में काम कैसे कर रही हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहें, ठीक है। वरना ऐसा होता है कि भाई मैं अपना केस बताता हूँ कि मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैंने उस वक्त डॉट नेट बहुत अच्छे से की थी, लेकिन 5 साल तक उसके बाद मैंने डॉट नेट को छुआ तक नहीं, और आज मुझे याद भी नहीं है कि डॉट नेट में क्या सिंटेक्स है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे उसमें सब काम होता था, सिवाय डॉट नेट आर्किटेक्चर के। बाकी और कुछ मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप पहले किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और कुछ साल तक आपने उस पर काम नहीं किया तो आप उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तभी याद रहेगी जब आपने इन डेप्थ स्टडी की हो, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए भी बना रहा हूँ और अपने लिए भी बना रहा हूँ, ताकि मुझे अगर फ्यूचर में मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैं अपनी वीडियोस को वापस से देख करके सीख सकूँ। ये क्या हो गया? ठीक है भाई, ये था 2 डायमेंशनल एरे जो मैंने आपको बताया। अगर अब मैं आगे चलूँ और दिखाऊं कि आपको इरेगुलर एरे क्या है, ठीक है भाई। इस सिंटेक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर है भाई मेरा इरेगुलर एरे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि भाई जो फर्स्ट साइज़ है वो जो है वो मैंडेटरी है, और जो बाद वाला साइज़ है कॉलम वाला वो जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसे हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो एग्जांपल आपको बताया है। तो मैं इसे फिर से रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ है भाई? ओके, मैं ये चीज़ कमेंट नहीं की। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये स्टेयर केस में है कि भाई पहला जो एरे था उसमें सिर्फ एक रो एक कॉलम है, दूसरे में एक रो दो कॉलम है, तीसरे में एक रो तीन कॉलम है, ठीक है। ये 2D का इरेगुलर एरे है, जहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई पहला जो पैरामीटर होता है साइज़ का वो मैंडेटरी होता है, दूसरा जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं इसे फिर से कमेंट कर देता हूँ और चलते हैं भाई हमारे 3D एरे पर। तो ये मैंने कार पार्किंग का फिर से वही एग्जांपल लिया हुआ है 424 का, ठीक है, जिसे मैंने वैल्यूज़ असाइन की हुई है और मैंने उसे प्रिंट कराया हुआ है और कुछ नहीं है। फिर से मैं इसे रन करता हूँ। तो भाई यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 एरे बन गए हैं मेरे, सॉरी 4,
ठीक है, 4 एरे बन गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हर फ्लोर मतलब 4 एरे हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने बताया था कि हमारे जो कार पार्किंग है उसमें 4 फ्लोर थे और हर फ्लोर पे क्या थी, 8 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, जिसमें 2 रोज हैं, हर रो में 4 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा 3D एरे मैंने बना लिया। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, एरे के बारे में कि एरे किस तरह से काम करता है, कैसे हम उसे उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रेंज क्या होती है एरे की, ठीक है। एरे को जो मेमोरी असाइन होती है वो किस तरह से होती है, मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो भाई अगर कुछ भी आपको मेरी वीडियो से नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।